एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने C3 पाथवे देखा था। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं C4 पाथवे। प्लांट दैट आर अडेप्टेड टू ड्राई ट्रॉपिकल रीजन हैव द C4 पाथवे। जो प्लांट अडेप्टेड होते हैं ड्राई ट्रॉपिकल रीजन के लिए, उनके पास क्या होता है? C4 पाथवे होता है। दो दीज प्लांट हैव द C4 ऑक्सैलोएसिटिक एसिड एज द फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट। तो वहाँ पे क्या था? हमारा पेप था, और यहाँ कह रहे हैं C4 ऑक्सैलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन का हमारा होता है फर्स्ट फिक्सेशन प्रोडक्ट C4 पाथवे में। CO2 fixation product they use the C3 pathway or the Calvin cycle as the main biosynthetic pathway। और इसमें मेन पाथवे जो होता है बायोसिंथेटिक पाथवे वो C3 होता है, जो हमने स्टार्टिंग में भी देखा था कि जो कैल्विन साइकिल है वो तो मिलनी ही मिलनी है हर किसी में। देन इन वॉट वे दे आर डिफरेंट फ्रॉम द C3 प्लांट। तो अभी किस तरीके से C3 प्लांट से डिफरेंट है? दिस क्वेश्चन दैट यू मे बी रीजनेबली आस्क। C4 प्लांट स्पेशल होते हैं क्योंकि इनके पास स्पेशल टाइप की लीफ एनाटमी होती है जो टॉलरेट करती है हाई टेम्परेचर को। ये यहाँ पे रिस्पॉन्स दिखाती है हाई लाइट इंटेंसिटी को। इनके अंदर एक प्रोसेस नहीं मिलता, दैट इज़ फोटो रेस्पिरेशन, जिसकी वजह से इनकी ग्रेटर प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास होता है। तो देखो, ग्रेटर प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास किस में मिलता है? ये क्वेश्चन है, PYQ पूछा गया। तो किसके? है C4 प्लांट। C4 प्लांट की ग्रेटर बायोमास प्रोडक्टिविटी है क्योंकि उनमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं मिलता है। ये PYQ है। स्टडी वर्टिकल सेक्शन ऑफ द लीव, वन ऑफ द C3 प्लांट एंड द अदर ऑफ C4। तो आप नोटिस करोगे डिफरेंस क्या क्या डिफरेंट होता है। बेसिकली एनाटमी में डिफरेंस मिलता है। The particularly large cells around the vascular bundle of the C4 plant are called bundle sheath cells। जो large cells होते हैं vascular bundles के around C4 में, उन्हें bundle sheath cell कहा जाता है। And the leaves which have such anatomy, ऐसी anatomy जिन leaves की होती है उन्हें crans anatomy कहते हैं। crans का मतलब होता है breadth, और ये reflection होता है arrangement of cells का। तो द पर्टिकुलरली लार्ज सेल्स अराउंड द वेस्कुलर बंडल ऑफ C4 प्लांट, उन्हें बंडल शीट सेल्स कहा जाता है। जो लीव्स होती हैं इनको एनाटमी, ये इनको क्रैंस एनाटमी कहते हैं। क्रैंस का मतलब भी होता है ब्रेड, और ये रिफ्लेक्शन है कि कैसे अरेंजमेंट है वहाँ पे सेल्स का। जो बंडल शीट सेल्स हैं वो बहुत सारी लेयर्स बनाती हैं अपने वेस्कुलर बंडल्स के अराउंड। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि वहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट भी मिलेगा, थिक वॉल्स होंगी जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज और कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होगा। तो बंडल शीट सेल्स क्या बनाती हैं? बहुत सारी लेयर्स बनाती हैं वेस्कुलर बंडल्स के अराउंड। ये कैरेक्टराइज्ड है कि इनके पास लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट मिलेगा, थिक वॉल्स होंगी जो इम्प्रीवियस है, मतलब वहाँ गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा, और नो इंटरसेलुलर स्पेसेस, कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होता। यू मे लाइक टू कट अ सेक्शन ऑफ द लीफ C4 प्लांट। तो C4 प्लांट के इन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं, क्या क्या दिए हैं यहाँ पे मेंशन क्या है? मेज है और सॉर्गम है। ये किसके एग्जाम्पल्स हैं? C4 प्लांट के एग्जाम्पल है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है PYQ में कि आइडेंटिफाई इनमें से कौन सा C4 प्लांट है या कौन सा C3 प्लांट है। और ऐसे पूछा गया है कि इनमें से किसके अंदर C4 पाथवे या वो देखने के लिए मिलेगी क्रैंस एनाटमी। तो क्रैंस एनाटमी यहाँ पे दिखती है एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द म्यूसिफल सेल्स। इट वुड बी इंटरेस्टिंग फॉर यू टू कलेक्ट द लीव ऑफ द डाइवर्स स्पीसीज ऑफ द प्लांट अराउंड यू एंड कट वर्टिकल सेक्शन ऑफ द लीव्स। ये आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा कि आप कलेक्ट करो लीव्स को अलग अलग स्पीशीज़ की प्लांट की, उन्हें अलग अलग वर्टिकल सेक्शंस में कट करो, फिर ऑब्जर्व करो उन्हें माइक्रोस्कोप के अंदर। लुक फॉर द बंडल शीट अराउंड द वेस्कुलर बंडल। द प्रेजेंस ऑफ अ बंडल शीट वुड हेल्प यू आइडेंटिफाई द C4 प्लांट। जो प्रेजेंस है बंडल शीट की वो हेल्प करती है हमें फाइंड करने में C4 प्लांट्स के बारे में। तो बंडल शीट बेसिकली कहाँ मिलने वाली है? C4 प्लांट्स में। तो ये क्वेश्चन पूछा क्या है कैरेक्टरिस्टिक फीचर कि कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो वहाँ क्या मिलती है? बंडल शीट्स मिलती हैं। फिर हम कर रहे हैं नाउ स्टडी द पाथवे। अब हमने पाथवे जो पढ़ा फिगर इन 11.19, इसमें अभी हम नीचे देखेंगे पाथवे क्या है। इनको नेम किया गया हैच एंड स्लेक पाथवे। क्यों? ये भी एक साइक्लिक प्रोसेस है और इसका नाम होता है हैच एंड स्लेक पाथवे। जैसे वो कैल्विन साइकिल थी, ये है हैच एंड स्लेक पाथवे। अब जो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर है यहाँ पे वो भी 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, डेट इज फॉस्फोनिल पाइरुवेट। वो प्रेजेंट है म्यूसिफिल सेल्स में। कहाँ प्रेजेंट है? म्यूसिफिल सेल्स में। जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है इस फिक्सेशन के लिए, दैट इज पेप कार्बोक्सिलेज, या फिर जिसे पेप केस कहते हैं। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रजिस्टर दैट द म्यूसिफिल सेल लैक रुबिस्को। जो कि इंपॉर्टेंट है समझना कि जो म्यूसिफिल सेल है वो रुबिस्को लैक, उनके पास कौन सा एंजाइम नहीं मिलता? रुबिस्को एंजाइम नहीं मिलता। और C4 एसिड जो है दैट इज ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, वो कहाँ बनता है? म्यूसिफिल सेल्स में बनता है। इट देन फॉर्म्स अनदर 4 कार्बन कंपाउंड। उसके बाद वो 4 कार्बन कंपाउंड बनाते हैं जैसे कि मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड म्यूसिफिल सेल्स में इटसेल्फ, विच आर ट्रांसपोर्टेड टू द बंडल शीट सेल, जिनको फिर बंडल शीट सेल्स में भेजा जाता है। बंडल शीट सेल्स में ये C4 एसिड्स टूट जाते हैं और CO2 रिलीज करते हैं और 3 कार्बन मॉलिक्यूल। तो हमने क्या पढ़ा अभी तक? देखा कि यहाँ पे भी प्राइमरी एक्सेप्टर जो है CO2 का वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल फॉस्फोनिल पाइरुवेट है। वो कहाँ प्रेजेंट है? म्यूसिफिल सेल में प्रेजेंट है। इस एंजाइम, कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है फिक्सेशन के लिए? दैट इज पेप कार्बोक्सिलेज, जिसे पेप केस भी कहते हैं। और यहाँ पे ये देखना है कि जो म्यूसिफिल सेल है वहाँ पे रुबिस्को एंजाइम नहीं मिल रहा है, जो C3 पाथवे में हमें दिख रहा था। तो यहाँ पे क्या नहीं है? यहाँ पे रुबिस्को एंजाइम नहीं है म्यूसिफिल सेल्स में।
इट इज़ इंपॉर्टेंट, की लाइन इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछते हैं C4 एसिड ऑक्जेलिक एसिड कहाँ बनता है, म्यूजोफिल सेल्स में बनता है। फिर ये जो 4 कार्बन मॉलिक्यूल है वो मैलिक एसिड एस्पार्टिक एसिड बनते हैं म्यूजोफिल सेल्स में। उसके बाद इनको बंडल शीट में भेजा जाता है, बंडल शीट में ये ब्रेक डाउन होता है, वहाँ से एक CO2 रिलीज होती है और 3 कार्बन मॉलिक्यूल। अभी 3 कार्बन मॉलिक्यूल वापस से म्यूजोफिल सेल में आएगा और कन्वर्ट हो जाएगा पैप अगेन में, ताकि साइकिल कंप्लीट हो जाए। जो CO2 रिलीज हुई बंडल शीट सेल्स में वो एंटर करती है C3 और केल्विन पाथवे में, जो कॉमन पाथवे है हर प्लांट के लिए। द बंडल शीट सेल्स आर रिच इन द एंजाइम राइबोलोज बाय। अब यहाँ पे बेसिकली बंडल शीट के पास वो एंजाइम मिलने वाला है रुबिस्को। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो C4 पाथवे या फिर हैचन-स्लेक पाथवे देखते हैं तो म्यूजोफिल में क्या मिलता है हमारे पास, कौन सा एंजाइम नहीं मिलता, रुबिस्को नहीं मिलता, यहाँ पे होता है पेप्केज। और बंडल शीट में मिलता है रुबिस्को एंजाइम, वही लिखा है बट लैक द पेप्केज, और पेप्केज यहाँ नहीं मिलेगा। दस जो बेसिक पाथवे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ शुगर, द केल्विन पाथवे इज कॉमन टू C3 प्लांट और C4 प्लांट। ये मैंने ही बताया था शुरू में कि C3 साइकिल और केल्विन साइकिल कॉमन है, चाहे वो कोई भी पाथवे से जाए, C3 से जाए चाहे C4 से जाए। तो ये हमारे क्या दिए गए हैं, इधर दिए गए हैं मीजोफिल सेल्स, ये है मीजोफिल सेल्स। मीजोफिल सेल के पास फॉस्फोइनोल पायरुवेट है या रुबिस्को नहीं है। एटमॉस्फेरिक से CO2 आई, फिक्सेशन हुआ, C4 एसिड बना, C4 एसिड को ले जाया गया बंडल शीट में, फिर वो टूट रहा है किसमें, मैलिक एसिड और इन सब में टूटता है। फिर डीकार्बोक्सिलेशन, एक CO2 निकल गई जो अब यहाँ पे फिक्सेशन होगा केल्विन साइकिल से, और ये कहाँ C3 एसिड वापस चला जाएगा ऊपर मीजोफिल सेल्स में, फिर रीजनरेशन होगा ताकि पैप बन जाए। तो यहाँ पे जो केल्विन पाथवे कहाँ पे चल रही, बंडल शीट में चल रही है, क्योंकि यहीं पे कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है, रुबिस्को। म्यूजोफिल सेल्स में ये एंजाइम नहीं मिलता, वहाँ मिलता है पेप्केज। जो CO2 यहाँ रिलीज होती है वो वापस ऊपर भेजी जाती है ताकि रीजनरेशन हो सके फॉस्फोइनोल पायरुवेट का। तो ये पूरा है हैचन-स्लेक पाथवे। Did you know that the Calvin pathway occur in the all mesophyll cells of the C3 plant? In the C4 plant वो कहाँ पे हो रहा है, हमारे बंडल शीट सेल्स में होता है, ना कि mesophyll सेल्स में। तो यहाँ पे C4 पाथवे कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं फोटो रेस्पिरेशन की तरफ। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड एंड मोर प्रोसेस दैट क्रिएट एन इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट। फोटो रेस्पिरेशन, टू अंडरस्टैंड फोटो रेस्पिरेशन हमें लिटिल बिट और जानना पड़ेगा। जो पहले स्टेप था केल्विन पाथवे का, क्या था कि CO2 फिक्सेशन स्टेप। ये रिएक्शन जहाँ पे RUBP कंबाइन करता है CO2 के साथ और 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 PGA बनाता है, जिसे कौन कैटेलाइज करता है, रुबिस्को। RUBP प्लस CO2 जब कंबाइन करता है रुबिस्को के साथ तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 PGA बनते हैं। रुबिस्को दैट इज ऑलमोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड। डू यू वंडर वाई? जो रुबिस्को ऑलमोस्ट अबंडेंट एंजाइम है पूरे वर्ल्ड में, क्यों है? इज कैरेक्टराइज बाय द फैक्ट दैट इट्स एक्टिव साइट कैन बाइंड टू CO2 एंड O2, कि जो एक्टिव साइट है इसकी वो दोनों से बाइंड कर सकती है, CO2 O2 दोनों से, इसलिए उसका नाम रखा गया रुबिस्को। कैन यू थिंक हाउ दिस कुड बी पॉसिबल, कैसे कैसे पॉसिबल है? और जो रुबिस्को होती है उसकी ज़्यादा ग्रेटर एफिनिटी होती है CO2 के लिए। जब CO2 की कंसनट्रेशन नियरली O2 के बराबर है तो क्या होगा, रुबिस्को की ज़्यादा एफिनिटी CO2 के लिए है, जब CO2 और O2 नियरली इक्वल है। इमेजिन व्हाट वुड हैपन अगर ऐसा ना हो, दिस बाइंडिंग कॉम्पिटिटिव हो जाएगी। जो रिलेटिव कंसंट्रेशन है O2 की और CO2 की डिटरमाइन करेगी कि कौन बाइंड करे एंजाइम से। तो इन C3 प्लांट जो O2 है वो बाइंड कर जाती है रुबिस्को के साथ और CO2 फिक्सेशन डिक्रीज हो जाता है। वहीं पे RUBP जो कन्वर्ट होता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGA में, बाइंड करता है O2 के साथ और एक मॉलिक्यूल बनाता है फॉस्फोग्लिसरेट का और फॉस्फोग्लाइकोलेट, दैट इज 2 कार्बन पाथवे कॉल्ड फोटो रेस्पिरेशन। ये क्वेश्चन पूछा गया फोटो रेस्पिरेशन में क्या बनता है, फॉस्फोग्लिसरेट बनता है और एक बनता है फॉस्फोग्लाइकोलेट, जो कितने का होता है, 2 कार्बन का होता है। तो इस लाइन से ये PYQ पूछा गया है कि क्या बनता है हमारा ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन। तो यही बनता है फॉस्फोग्लिसरेट एंड द फॉस्फोग्लाइकोलेट 2 कार्बन पाथवे कॉल्ड फोटो रेस्पिरेशन। इन द फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे देयर इज नीदर सिंथेसिस ऑफ शुगर, शुगर नहीं बनती ना ही ATP बनती है। रेदर इट रिजल्ट इन रिलीज ऑफ CO2, क्या होता है, रिलीज हो जाती है CO2 विद द यूटिलाइजेशन ऑफ ATP के साथ। इन द फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे देयर इज नो सिंथेसिस ऑफ ATP, फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे में कोई भी सिंथेसिस नहीं होता ATP का और NADPH का। द बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द फोटो रेस्पिरेशन इज नॉट येट, अभी तक हम नहीं जानते कि क्या बायोलॉजिकल फंक्शन है फोटो रेस्पिरेशन का। इन C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन डज नॉट अकर, फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता। दिस इज बिकॉज दे हैव द मैकेनिज्म, जिसकी वजह से वहाँ पे जो कंसनट्रेशन है CO2 की बढ़ जाती है एंजाइम साइड पे, जिसके वजह से जब C4 एसिड आसानी से बन जाता है मीजोफिल सेल में, फिर ब्रोकन डाउन वो टूटता है बंडल शीट सेल्स में ताकि CO2 रिलीज हो जाए, जिसकी वजह से CO2 की कंसनट्रेशन बढ़ जाती है अंदर ही सेल के अंदर। इन टर्न ये इंश्योर करता है कि रुबिस्को फंक्शन करे कार्बोक्सिलेज की तरह, ऑक्सीजनेस की एक्टिविटी को कम कर दे। नाउ दैट यू नो दैट C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, प्रोबेबली हम समझ गए कि किसकी प्रोडक्टिविटी किसकी ज़्यादा है। ऑब्वियसली C4 प्लांट की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा,
उसकी ईल्ड ज़्यादा, उसका बायोमास प्रोडक्शन ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता। इन एडिशन दीज प्लांट, और ये टॉलरेंस भी दिखाते हैं हाई टेम्परेचर। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से जो प्लांट है उनकी ईल्ड अच्छी होती है, दैट इज C4 प्लांट, क्यों हायर टेम्परेचर भी टॉलरेट कर सकते हैं वो। बेस्ड ऑन द अबव डिस्कशन कैन यू कंपेयर द प्लांट शोइंग C3 C4 पाथवे। पूरा एक टेबल दी गई है, उस टेबल को अब तुम लोग फिल करना। जब तुमने ये पढ़ लिया है C3 प्लांट और C4 प्लांट के बारे में, तो ये पूरा फिल कर लोगे तो पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं कर पाते तो मुझे बता देना। जैसे कि लिखा है सेल टाइप, जिसमें केल्विन साइकिल होती है, तो C3 में कहाँ होती है, मेसोफिल में होती है। अभी देखा हमने बंडल शीट्स में वो दी थी C4 प्लांट में, किसमें कार्बोक्सिलेशन, इन विच सेल में कार्बोक्सिलेशन अकर होता है सबसे पहले, कितने यहाँ पे कितने लीव, कितने टाइप सब बने यहाँ दिए गए, इसमें से सारा फिल करना। इसे फिल कर लेना, ये फिल कर पाओ तो पूरा चैप्टर तुम्हें समझ आ जाएगा। और नहीं याद कर पाते हो तो मुझे बता देना, मैं इसको दोबारा फिल करवा दूँगी। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, कौन कौन से फैक्टर फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फैक्टर दैट अफेक्ट द फोटोसिंथेसिस नेसेसरी, ये समझना जरूरी है कि कौन कौन से फैक्टर फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिटरमाइन करने में कि जो ईल्ड है प्लांट इंक्लूडिंग क्रॉप प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेवरल फैक्टर्स, फोटोसिंथेसिस किसके इन्फ्लुएंस में होता है, सेवरल फैक्टर्स के इसमें होता है, बोथ इंटरनल प्लांट एंड एक्सटर्नल। जो प्लांट फैक्टर इंक्लूड करते हैं वो है नंबर, साइज, एज एंड ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स, म्यूसिफल सेल्स एंड द क्लोरोप्लास्ट, इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन एंड द अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल। क्या क्या चीज़ें अफेक्ट करती हैं इसके अंदर, नंबर हो गया, साइज हो गया, एज हो गया। नंबर अफेक्ट करता है, साइज, एज, ओरिएंटेशन लीव्स की क्या है, म्यूसिफल सेल्स और द क्लोरोप्लास्ट, इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन, ये सब कितना है, अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल, इन चीज़ों पर डिपेंड करता है। द प्लांट और द इंटरनल फैक्टर डिपेंडेंट करते हैं जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन एंड द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। ये लाइन पूछा गया है, ये PYQ है। जो प्लांट और इंटरनल फैक्टर है वो किस पे डिपेंड करता है, जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन पे और प्लांट की ग्रोथ पे। द एक्सटर्नल फैक्टर में क्या क्या आ जाती है, एबिलिटी सनलाइट की, टेम्परेचर की, CO2 की, कंसंट्रेशन वाटर, ये सारी चीज़ें। एज अ प्लांट फोटोसिंथेसाइज ऑल दिस फैक्टर विल साइमल्टेनियसली अफेक्ट इट्स रेट। जितने भी प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं तो प्लांट का ये फैक्टर अफेक्ट करता ही है। हैंस जो सेवरल फैक्टर इंटरेक्ट करते हैं और साइमल्टेनियसली अफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस को और CO2 फिक्सेशन को। यूजुअली वन फैक्टर एक मेजर कॉज होता है दैट लिमिट्स द रेट। हैंस एट एनी पॉइंट जो रेट है वो डिटरमाइंड होता है बाय द फैक्टर अवेलेबल एट द सब ऑप्टिमल लेवल्स। तो बेसिकली क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि प्लांट फोटोसिंथेसिस पे सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं। तो जो बहुत सारे फैक्टर हैं जो साइमल्टेनियसली अफेक्ट करेंगे फोटोसिंथेसिस को और CO2 फिक्सेशन को। एक फैक्टर मेजर कॉज है और दैट वन लिमिट करेगा रेट को। हैंस इसलिए किसी भी पॉइंट पे हम डिटरमाइन कर सकते हैं, एट एनी पॉइंट द रेट विल बी डिटरमाइंड बाय द फैक्टर अवेलेबल एट द सब ऑप्टिमल लेवल। तो हम फैक्टर को किस तरीके से डिफाइन करेंगे कि जो सब ऑप्टिमल लेवल पे एक ऑप्टिमम वैल्यू होती है और उसके सब ऑप्टिमल लेवल पे अगर है तो उससे उसका रेट डिटरमाइंड हो जाएगा, वो रेट अफेक्ट करेगा। जब बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं किसी केमिकल प्रोसेस को तो ब्लैकमन्स कहते हैं, उनका लॉ है ब्लैकमन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, जो किस इफेक्ट 1905 में इफेक्ट में आया था। ये कहते हैं कि केमिकल प्रोसेस जो अफेक्ट होता है बाय मोर देन वन फैक्टर, देन इट रेट विल बी डिटरमाइंड बाय द फैक्टर विच इज नियरेस्ट टू इट्स मिनिमल वैल्यू। तो उसका रेट डिटरमाइंड होता है उस फैक्टर के थ्रू जो नियरेस्ट होता है मिनिमल वैल्यू के पास। इट इज़ अ फैक्टर विच डायरेक्टली अफेक्ट द प्रोसेस इफ इट्स क्वांटिटी इज चेंज। ये वो फैक्टर है जो डायरेक्टली अफेक्ट करता है प्रोसेस को अगर उसकी क्वांटिटी चेंज हो जाए। फॉर एग्जाम्पल डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ अ ग्रीन लीफ, अगर ग्रीन लीफ वहाँ प्रेजेंट है और ऑप्टिमल लाइट और CO2 कंडीशन है तो प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो है। तो ये समझा रहा है लिमिटिंग लॉ कि भाई सब कुछ है उसके पास लेकिन टेम्परेचर की कमी है, टेम्परेचर कम है तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। दिस लीफ इज गिवन द ऑप्टिमल टेम्परेचर, जब उसे ऑप्टिमल टेम्परेचर दे दिया जाएगा तो फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगी। तो कौन कौन से फैक्टर दिखाए गए हैं, सबसे पहले दिखाया लाइट। हमें डिस्टिंग्विश करना है लाइट की क्वालिटी और लाइट की इंटेंसिटी और ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर कितना है, कि कैसी क्वालिटी मिल रही है, कितनी इंटेंसिटी की मिल रही है और कितने ड्यूरेशन की मिल रही है। वाइल डिस्कस हम लाइट इज अ फैक्टर जो अफेक्ट करेगा फोटोसिंथेसिस को। एक लीनियर रिलेशनशिप बनती है इंसिडेंट लाइट और CO2 फिक्सेशन रेट के बीच में। तो बिटवीन द इंसिडेंट लाइट एंड CO2 फिक्सेशन रेट एट द लो लाइट इंटेंसिटी। एट द हायर लाइट इंटेंसिटी ग्रेजुअली जो रेट है वो कोई फर्दर इंक्रीज नहीं दिखाता क्योंकि सारे दूसरे फैक्टर लिमिट होने लगते हैं। ठीक है, वही दिखा रहे हैं लाइट की रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, लाइट की इंटेंसिटी, लेकिन कोई ऐसे फर्क नहीं आता क्योंकि बाकी चीज़ें लिमिट कर जाती हैं। व्हाट इज इंटरेस्टिंग टू नोट इज दैट कि जो लाइट सेचुरेशन कितने पे जाता है, 10% पे फुल लाइट का सेचुरेशन हो जाता है, वो मतलब वो मैक्सिमम पॉइंट है उसका। हैंस एक्सेप्ट फॉर द प्लांट इन शेड, अगर प्लांट मतलब ये कह रहे हैं 10% तक जाएगा तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू, उसके बाद उसमें कोई चेंज देखने नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो प्लांट शेड में रहते हैं, डेंस फॉरेस्ट में रहते हैं, जहाँ पे लाइट लिमिटिंग फैक्टर सिर्फ उन्हीं के लिए होता है।
इंक्रीज इन इंसिडेंट लाइट, अगर हम इंसिडेंट लाइट की बढ़ा दें एक लिमिट के बाद तो वहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाएगा क्लोरोफिल का, फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगा। तो बेसिकली जो लाइट लिमिटिंग फैक्टर है उन प्लांट्स के लिए जो छोटे छोटे हर्ब्स हैं जहाँ पे लाइट बहुत मुश्किल से पहुँच पाती है। अब आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन। कार्बन डाइऑक्साइड मेजर लिमिटिंग फैक्टर है फोटोसिंथेसिस के लिए। जो कंसनट्रेशन है CO2 की बहुत लो है एटमॉस्फेयर में, 0.03 से 0.04% तक है। अगर कंसनट्रेशन बढ़ जाए 0.05% तक तो उससे क्या होगा, CO2 फिक्सेशन के रेट बढ़ जाएगा, लेकिन इस लेवल से ऊपर जाने पे वहाँ पे डैमेज भी हो जाएगा। तो ये इसकी मैक्सिमम लिमिट है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, अगर कंसनट्रेशन बढ़ती है 0.05% तक तो इंक्रीज होता है CO2 के फिक्सेशन रेट में, लेकिन उसके बियॉन्ड जाती है तो वो डिग जाता है, क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है। जो C3CO प्लांट है वो रिस्पॉन्ड करते हैं डिफरेंटली CO2 कंसनट्रेशन पे। एट लो लाइट conditions neither group respond to high CO2 conditions. At high light intensity both C3C4 plant increase दिखाते हैं रेट में फोटोसिंथेसिस के। व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट, ये इंपॉर्टेंट है कि जो C4 प्लांट है वो सेचुरेशन दिखाते हैं 360 माइक्रो पर लीटर पे, वहीं पे जो C3 रिस्पॉन्स करते हैं 450 पे। तो बेसिकली इनकी लिमिट्स हैं। तो मतलब जो C3 प्लांट है उनकी जो जो C4 प्लांट है उनकी लिमिट है 360, वहीं पे C3 की जो लिमिट है वो है 450। दस करंट अवेलेबिलिटी ऑफ CO2 इज लिमिटिंग टू द C3 प्लांट। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो करंट जो वैल्यू, जो करंट कंसनट्रेशन है CO2 की, वो किसके लिए लिमिटिंग फैक्टर है, वो है C3 प्लांट्स के लिए लिमिटिंग फैक्टर है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। The fact that the C3 plant respond करते हैं higher CO2 concentration by showing the increased rate of photosynthesis, higher productivity has been used for some greenhouse crop such as tomato and the bell pepper। तो C3 प्लांट्स ऐसे प्लांट हैं वहाँ पे कि अगर हम कंसनट्रेशन बढ़ाते हैं CO2 की तो फोटोसिंथेसिस बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो उसमें कुछ ग्रीन क्रॉप प्लांट जिनको यूज़ किया गया है ग्रीन हाउस क्रॉप, जैसे कि टोमेटो एंड बेल पेपर। तो ये भी क्वेश्चन है PYQ पूछा गया है कि कौन कौन है जिनको ग्रीन हाउस में ग्रो किया जाता है, दैट इज टोमेटो एंड द बेल पेपर। दे आर अलाउड टू ग्रो इन कार्बन डाइऑक्साइड एनरिच एटमॉस्फेयर, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा यील्ड हो जाती है। लेकिन अगर पूछा जाए कि किसकी यील्ड, किसकी बायोमास ज़्यादा है, वो है C4 प्लांट, क्योंकि वहाँ फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता। लेकिन हम दो ग्रीन हाउस क्रॉप्स के एग्जाम्पल देखते हैं, दैट इज टोमेटो एंड बेल पेपर, वो है हमारे C3 प्लांट। अब हम चलते हैं टेम्परेचर के पास। जो डार्क रिएक्शन है वो एंजाइमेटिक है और टेम्परेचर कंट्रोल्ड है। दो लाइट रिएक्शन वो भी टेम्परेचर सेंसिटिव है, वो इफेक्ट करती है बहुत, लेकिन दे आर अफेक्टेड टू द मच लेस एक्सटेंट, लेकिन उसमें बहुत कम असर पड़ता है टेम्परेचर का। जो C4 प्लांट है रिस्पॉन्स करते हैं हाई टेम्परेचर के लिए और हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस दिखाते हैं, वहीं पे C3 प्लांट किस पे दिखाते हैं, लोअर टेम्परेचर, मच लोअर टेम्परेचर ऑप्टिमम, जो उससे बहुत कम टेम्परेचर पे उनका दिखा देते हैं अपना काम। जो टेम्परेचर ऑप्टिमम फोटोसिंथेसिस के डिफरेंट प्लांट पे डिपेंड करता है उसकी हैबिटेट पे जो उन्होंने अडेप्ट की गई है। ट्रॉपिकल प्लांट का हायर टेम्परेचर ऑप्टिमम होता है एज कम्पेयर टू टेम्परेट क्लाइमेट वाले जो भी होते हैं। तो ट्रॉपिकल्स में वो ज़्यादा हायर टेम्परेचर पे वो करेंगे रिस्पॉन्स, और जो टेम्परेट वाले हैं उनके कंपेयर में कम। वाटर क्या है, इवन तो वाटर एक रिएक्टेंट है लाइट रिएक्शन का, जो इफेक्ट है वाटर का फैक्टर इज मोर दो इट्स इफेक्ट ऑन द प्लांट, ठीक है, रेदर देन डायरेक्टली। तो डायरेक्टली अगर हम ना जाके इफेक्ट इनडायरेक्टली उसका बहुत ज़्यादा मतलब असर पड़ता है ऑन फोटोसिंथेसिस। वाटर स्ट्रेस से क्या हो सकता है, स्टोमेटा क्लोज हो सकते हैं जिससे CO2 की अवेलेबिलिटी डिक्रीज हो सकती है। बिसाइड वाटर स्ट्रेस जो लीव है वो विल्ट हो सकती हैं, सरफेस एरिया घट जाएगा, उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी और जितनी भी सारी चीज़ें वो क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें एक्सटर्नली इफेक्ट करती हैं, वाटर हो गई, CO2 कंसनट्रेशन हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सारे, और लाइट। तो लाइट थी हर्ब्स वाले के लिए। CO2 की बात करें तो लिमिटिंग कंसनट्रेशन C3 प्लांट्स के लिए थी। फिर टेम्परेचर पे देखा तो ट्रॉपिकल और टेम्परेट की बात आ गई। अब चलते हैं समरी की तरफ, इसके साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कि ग्रीन प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। इस प्रोसेस में CO2 क्या आती है, एटमॉस्फेयर से आती है, लीव्स लेती हैं स्टोमेटा के थ्रू कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए, बेसिकली ग्लूकोज स्टार्च बनाने के लिए यूज़ करती हैं। फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, ग्रीन पार्ट में होता है, प्लांट के लीव्स में होता है। लीव्स के अंदर मेसोफिल सेल्स होते हैं, वहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट जो CO2 फिक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर मेम्ब्रेन साइट होती है लाइट रिएक्शन के लिए। कीमोसिंथेटिक पार्ट में कहाँ चलता है, स्ट्रोमा में चलता है। फोटोसिंथेसिस की 2 स्टेजेस होती हैं, लाइट रिएक्शन जहाँ पे कार्बन फिक्सिंग रिएक्शन होती है, लाइट रिएक्शन में लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है पिगमेंट्स के द्वारा जो एंटीना में प्रेजेंट होते हैं। फनल होते हैं क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल्स के द्वारा जो रिएक्शन सेंटर बनाता है। देयर आर 2 टाइप के फोटो सिस्टम होते हैं, PS1 और PS2। PS1 की 700 नैनोमीटर एब्जॉर्बिंग क्लोरोफिल लाइट होती है, उसे P70 भी कहते हैं। वहीं पे PS2 की P680 रिएक्शन सेंटर होती है जो ऑब्जर्व करता है 680 नैनोमीटर लाइट की। जब हम ऑब्जर्व कर लें लाइट को तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं, ट्रांसफर होते हैं थ्रू PS2 और PS1, फाइनली NAD
फॉर्मिंग NADH, और NAD से NADH बन जाता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस अ प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट होता है थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन में, जिसकी वजह से जब ब्रेक डाउन होता है F0 के पार्ट थ्रू ATPase एंजाइम के थ्रू, तो वहाँ पे क्या होता है ATP बन जाती है, ATP सिंथेसाइज हो जाती है। फिर स्प्रेडिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल किसके साथ एसोसिएटेड है, PS2 के साथ एसोसिएटेड है, और उसमें क्या रिलीज होती है, ऑक्सीजन रिलीज होती है। ये भी क्वेश्चन है, VYQ पूछा गया है। प्रोटॉन ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन टू द PS2, प्रोटॉन कहाँ जाते हैं, फिर प्रोटॉन जाते हैं इलेक्ट्रॉन के PS2 के पास। और जब कार्बन फिक्सेशन साइकिल है, डार्क रिएक्शन है, CO2 ऐड होती है एंजाइम के द्वारा, कौन सा एंजाइम है, रुबिस्को, जो 5 कार्बन का है। RBP कन्वर्ट होता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बनती है, दैट इज PGA। फिर ये कन्वर्ट होते हैं शुगर में केल्विन साइकिल के थ्रू, REPP रीजनरेटेड हो जाता है। इस प्रोसेस में ATP और NADH सिंथेसाइज होती हैं, लाइट रिएक्शन में यूटिलाइज होती हैं। रुबिस्को एक कैटलिस्ट की तरह भी काम करता है, कैटलाइज करता है वेस्टफुल ऑक्सीडेशन रिएक्शन को C3 प्लांट में, जो होता है फोटो रेस्पिरेशन, जो C4 में नहीं मिलता, जिसकी वजह से C4 की जो ईल्ड है, बायोमास प्रोडक्शन है, वो ज़्यादा है। कुछ ट्रॉपिकल प्लांट है जो स्पेशल टाइप की फोटोसिंथेसिस दिखाते हैं, वही आ गए C4 पाथवे। इन पाथवे में जो फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट होता है वो 4 कार्बन का होता है, दैट इज ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, जो मेसोफिल सेल्स में बनता है। फिर वो आगे जाके ट्रांसफ़र होते हैं, बंडल शीट्स में टूटते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं, CO2 रिलीज हो जाती है। फिर वो ऊपर जाके वापस से पैप को रीजनरेट करती है, और फिर रुबिस्को के एंजाइम कहाँ होता है, बंडल शीट में होता है, जिससे सारी प्रोसेस आगे फिर कंटिन्यू हो जाती है। तो यहाँ पे ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया चैप्टर फोटोसिंथेसिस विद समरी। और अगर तुम्हें कुछ समझ ना हो, कोई डाउट हो, तो कमेंट में मेंशन कर देना, आई ट्राई टू सॉल्व इट। इसको दोबारा पढ़ लेना एक बार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और वो साइकिल प्लीज़ भर लेना, अगर वो साइकिल भर ली तो मतलब पूरा चैप्टर तुम्हें अच्छे से आ गया। अगर वो साइकिल भरने में कोई भी कुछ भी दिक्कत आती है तो मुझे बता देना, मैं उसे खुद सॉल्व करवा दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।